नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्याएस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई एक बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी, पढ़ाई में कोई भी व्यवधान नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पूरा मुगल काल स्टार्ट किया हुआ था, बाबर पूरा अच्छे से समझ लिया था, बाबर के बाद हुमायूं को भी अच्छे से समझ लिया था। अब हुमायूं के बीच में जो हुमायूं के पीरियड के दौरान जो बीच में सूर्यवंश आता है, शेरशाह सूरी का पीरियड होता है जो बीच में, उसके बारे में आज हमें डिटेल में पूरा सूर्यवंश आज समझना है। ठीक है, लेकिन अपने आज की क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं आज एक थोड़ा सा बीच में आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, लगातार मुझे एक ही बात के लिए लोग मैसेज कर रहे थे और कॉल कर रहे थे। क्या वो बात है? बात ये है कि सर मतलब मुझे हिस्ट्री याद नहीं होती। पहले दिन से लगातार यही बात लोग बोल रहे हैं कि मुझे सर हिस्ट्री याद नहीं होती। तो हिस्ट्री को याद करने का देखिए एक ही तरीका है, वो मैं पहले दिन से आपको लगातार बता रहा हूं कि हिस्ट्री को वीडियोज अगर आप देखेंगे, पूरा वीडियो आप कवर करेंगे जितना मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप यकीन मानिए कि आपको पूरी हिस्ट्री जुबान पर रट जाएगी। हिस्ट्री को नोट्स के माध्यम से पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। आप पढ़ेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा घटनाएं होती हैं, इतना ज़्यादा उसका क्रम क्रोनोलॉजी याद करना होता है कि सारा चीज़ आप नोट्स के माध्यम से पढ़ नहीं पाएंगे इतना आसानी से, और फिर पढ़ भी लिए अगर किसी तरह तो वो चीज़ें भूल बहुत जल्दी जाएगी, उसको याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हिस्ट्री में, उनके सभी टॉपिक्स के मैं वीडियो लगातार लेकर आपके लिए आ रहा हूँ। बस आपकी जिम्मेदारी इतनी ही बनती है कि आपको बस वीडियो एक बार अच्छे से देख लेना है, शांत मन से बैठ के मेरे साथ उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको देख लेना है। फिर देखिए चीजें कैसे नहीं याद होती हैं, फिर देखिए चीजें कैसे नहीं याद होंगी। तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि मतलब कि हिस्ट्री हमको याद नहीं होती। बिल्कुल हिस्ट्री याद हो जाएगी, रट जाएगी जुबान में हिस्ट्री और फिर कभी नहीं भूलेगी। बस लेकिन मेरे जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, बस उस तरीके से पढ़िए, वीडियो को देखिए, देखना पड़ेगा आपको। देखिए कोई भी चीज सफलता के लिए, देखिए कोई भी, मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, जो लोग देखिए पहले पढ़े हुए हैं कहीं पर, या उन्होंने जीएस को पहले कभी कहीं पर पढ़ रखा है, तो उनके लिए तो नोट्स के माध्यम से डायरेक्टली पढ़ना देखिए आसान है। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको देखिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और चीज़ों को याद रखने के लिए वीडियो देखना हमारे साथ बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए जितना मैं टॉपिक करवा रहा हूँ उसका आप लोग लगातार वीडियो देखते चलिए, फिर देखिएगा चीज़ें आपको कितनी आसानी से तैयार हो जाएंगी, कितनी आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे, और जो नहीं देख रहे हैं वो देखने की शुरुआत कर देंगे। जिनको पहली बार में अपनी सफलता सुनिश्चित करनी होगी, जो भी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, जो इसी बार एग्जाम को क्रैक करके ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो अच्छे तरीके से पढ़ाई अपनी स्टार्ट करे होंगे, या फिर अब कर देंगे। अगर अभी तक भी कुछ सो रहे हैं कि सर एग्जाम दूर है पढ़ लेंगे, तो बिल्कुल अब ये मन से निकाल दीजिए। समय अब धीरे धीरे देखिए नज़दीक आता जा रहा है, पढ़ाई में अब और गति लाने का समय है, ना कि बिल्कुल अब को धीरे धीरे रिलैक्स देने का समय है। अब 3-4 महीने की यही मेहनत आपको आगे चल के बेनिफिट के रूप में मिलेगी। ठीक है, तो पढ़ाई को बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टार्ट कीजिए और लगातार वीडियो को देखिए जो प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आज हमें अपना टॉपिक पूरा सूर्यवंश पढ़ना है। सूर्यवंश में मेनली शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ना है। तो सूर्यवंश में मैंने आपको जब हुमायूं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि हुमायूं का समय 2 पीरियड के बीच में देखने को मिलता है। एक 1530 से लेके 1540 तक का समय मिलता है। इसके बाद 1540 से लेके 1555 तक के लिए हुमायूं को जो है भारत से निर्वासित कर दिया जाता है। हुमायूं भारत से पलायन कर जाता है। किसकी वजह से? शेरशाह सूरी की वजह से। शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में फाइनली रूप से हरा देता है, और इस कदर हराता है कि हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ता है, निर्वासित होना पड़ता है भारत से, और हुमायूं जाकर ईरान फारस में जाकर वहां पर शरण लेता है, वहां के शासक के यहाँ। ठीक है, ईरान में जाके हुमायूं शरण ले लेता है। तो वो जो 15 वर्ष का समय है भारत में, वह उस 15 वर्ष के समय में 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के द्वारा सूर्यवंश की स्थापना कर दी जाती है। तो 1540 से लेके 1555 तक हमारा जो है सूर्यवंश की सत्ता भारत में दिखाई देती है। और 1555 में अगेन एक बार मुगल वंश की स्थापना हुमायूं आकर करता है, जब वो सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूर को हराता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस पूरा डिटेल में अब सूर्यवंश को अच्छे से समझेंगे। तो आज का टॉपिक है जो हमारा, वो मैंने आपको उसके बारे में संक्षेप में थोड़ा सा बताया। अब आज का टॉपिक है जो है हमारा
सूर्यवंश के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने देखिए हिस्ट्री को जब पहले दिन से आपको पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ाने के पहले देखिए कोई भी वंश हो, कोई भी मतलब हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक हैं, मैं सबसे पहले देखिए क्रोनोलॉजी जरूर बताता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से परीक्षा में आता ही आता है और लोगों को याद करना देखिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले हिस्ट्री में जहां पर भी क्रोनोलॉजी आएगी उसको पढ़ना देखना सबसे पहले जरूरी होता है, उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने से पहले। तो सूर्यवंश का सबसे पहले तो देखिए आपको समय पता होना चाहिए। तो इसका समय जो जाता है सूर्यवंश का 1540 में शेरशाह सूरी के द्वारा सूर्यवंश की स्थापना की जाती है सूर्यवंश की, और ये जो जाता है 1555 तक हमें सूर्यवंश देखने को मिलता है। तो कितने वर्ष का सूर्यवंश हमें देखने को मिलता है, कितने वर्ष भारत में सूर्यवंश की सत्ता दिखाई देती है? 15 वर्ष की सत्ता सूर्यवंश हमें देखने को मिलता है भारत में। अब क्वेश्चन उठता है कि सूर्यवंश में कौन कौन से शासक हुए, तो उनकी क्रोनोलॉजी हमें क्रम से बिल्कुल याद होना चाहिए। लगाने के लिए क्वेश्चन आएगा क्योंकि लोग सूर्यवंश को अमूमन तौर पर उनकी क्रोनोलॉजी याद नहीं कर पाते। तो पहला शासक जो सूर्यवंश में निकल के आता है शेरशाह सूरी। आपको अच्छे से पता होगा कि सूर्यवंश की जो स्थापना किसने करी थी? शेरशाह सूरी ने करी थी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने करी थी। शेरशाह सूरी के बाद अगला शासक कौन सूर्यवंश में निकल कर आता है? इस्लाम शाह। अगला शासक होता है हमारा सूर्यवंश में शेरशाह सूरी के बाद इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के बाद अगला शासक कौन से निकल के आता है? फिरोज शाह। फिरोज शाह। ये आपको क्रोनोलॉजी बिल्कुल याद कर लेनी अभी के अभी तुरंत क्लास में, आप देखते चले जाइए आपको याद हो जाएगी। फिरोज शाह शासक निकल के आता है इस्लाम शाह के बाद। फिरोज शाह के बाद अगला शासक निकल के आता है आदिल शाह सूर। आदिल शाह। आदिल शाह। ठीक है, अगला शासक फिरोज शाह के बाद निकल के आता है आदिल शाह। और आदिल शाह के बाद ही जो निकल के आता है अगला शासक, अंतिम शासक जो होता है सूर्यवंश का, सिकंदर शाह। सिकंदर शाह। सिकंदर शाह। ठीक है, इसी सिकंदर शाह को जो हुमायूं जो है पहले मच्छीवाड़ा के युद्ध में, इसके बाद अंतिम रूप से सरहिंद के युद्ध में हराता है 1555 में, और अगेन मुगल वंश की हुमायूं जो है स्थापना करता है। तो क्वेश्चन यहां से निकलेगा कि सूर्यवंश में कितने शासक हमें देखने को मिले? 5 शासक देखिए बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं सूर्यवंश में। शेरशाह सूरी जो है हमारी सूर्यवंश की स्थापना करता है। इसके बाद इस्लाम शाह आता है। इस्लाम शाह के बाद फिरोज शाह आता है। फिरोज शाह के बाद आदिल शाह आता है, और अंतिम शासक सूर्यवंश का सिकंदर शाह। तो ये 5 शासक हमें सूर्यवंश में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए आप यहां से ध्यान दीजिएगा। जो आदिल शाह होता है तो आदिल शाह का ही प्रधानमंत्री होता है हेमू विक्रमादित्य। आपने अच्छे से नाम सुन के रखा होगा हेमू विक्रमादित्य का। ठीक है, जो कि आदिल शाह का प्रधानमंत्री होता है। तो हेमू के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर हेमू जो है भारत में 14वां और अंतिम व्यक्ति होता है विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला। ठीक है, हेमू भारत में अंतिम और 14वां व्यक्ति होता है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला। ठीक है, तो आगे चल के जो है हेमू के साथ ही अकबर की लड़ाई होती है। आगे चल के हेमू के साथ ही अकबर की लड़ाई होती है। ये 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध, क्योंकि जब जो है अकबर की जब हमारे हुमायूं की मृत्यु हो जाती है दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद, तो तुरंत ही दिल्ली और आगरा पर कब्जा जो है कौन कर लेता है? हेमू विक्रमादित्य जो है अकबर की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए तुरंत जो है दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेता है। तो दिल्ली, और जब अकबर को यह बात पता चलती है कि उसने हेमू ने जो है हमारे आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया है, तो अकबर आता है तुरंत, और पानीपत की लड़ाई, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच में। और अकबर अगेन तीसरी बार मुगल वंश की स्थापना करता है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि मुगल वंश की स्थापना कितनी बार हुई थी? टोटल 3 बार मुगल वंश की स्थापना की गई थी। एक बार बाबर ने करी थी, एक बार हुमायूं ने करी थी, और एक बार आपके अकबर ने करी थी। तो मुगल वंश की स्थापना कुल टोटल कितनी बार होती है? 3 बार होती है। ठीक है, तो ये हेमू के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। भी अकबर जब आगे चल के टॉपिक पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में हेमू के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये आपको सूर्यवंश में शासकों की सबसे पहले तो क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। अब शेरशाह सूरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि शेरशाह सूरी के समय क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो सूर्यवंश में अब हम पहले शासक शेरशाह सूरी के बारे में
डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या शेरशाह सूरी का परिचय रहा शेरशाह सूरी ने, क्योंकि सूर्यवंश में सबसे इंपॉर्टेंट शासक शेरशाह सूरी ही है, ठीक है, और इसी से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे कि शेरशाह सूरी ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। तो सबसे पहले तो आपको शेरशाह सूरी का समय पता होना चाहिए, इसका पीरियड कि इसने कब से कब तक सूर्यवंश में शासन किया। तो ये भाई साहब जो है हमारे 1540 में जब कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराते हैं, उस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से निर्वासित करना पड़ जाता है, पलायन करना पड़ जाता है। तो 1540 में ही ये शेरशाह सूरी जो है भारत में सूर्यवंश की स्थापना कर देता है। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा दिन तक बरकरार नहीं रह पाई। सूर्यवंश तो 1555 तक जाता है, लेकिन ये भाई साहब केवल 5 वर्ष के लिए भारत में 5 वर्ष के लिए केवल ये शासक रह पाते हैं। तो इनका समय जो है हमारा शेरशाह सूरी का 1545 में इनकी मृत्यु हो जाती है कालिंजर केस में, तोप फटने के कारण, तोप का गोला फटने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। कैसे क्या होता है वो अभी हम डिटेल में आगे बताएंगे। आप अभी इतना समझिए कि शेरशाह सूरी का जो समय देखने को मिलता है केवल 5 वर्ष का समय इनका भारत में सूर्यवंश जब स्थापित होता है तब देखने को मिलता है। 1540 से लेकर 1545 तक इनका समय शेरशाह सूरी का भारत में हमें देखने को मिलता है। अब शेरशाह सूरी के बारे में कुछ परिचय से रिलेटेड बात कर लेते हैं। इनके बेसिकली बातें क्या होती हैं, कहां से ये शेरशाह सूरी आए, ठीक। तो शेरशाह सूरी के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शेरशाह सूरी का नाम पहले जो है शेरशाह सूरी नाम नहीं था इनका, ठीक है। सबसे पहले इनके बचपन का नाम था फरीद। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद। आपको लोगों को ये अच्छे से बात पता होगी, ठीक। इनके पिता का नाम क्या था शेरशाह सूरी के? शेरशाह सूरी के पिता का नाम था हसन। हसन कौन थे? हसन जो है हमारे फरीद के पिता थे। अब ये हसन कौन थे? तो ये हसन जो है हमारे जौनपुर में एक छोटी सी जागीर के जमींदार थे। हसन जो है हमारे जौनपुर में एक छोटी सी जागीर के जमींदार के पद पर आसीन थे। जौनपुर में एक छोटी सी जागीर के जमींदार थे। जागीर के जमींदार थे इनके पिता हसन, ठीक। अब समस्या कहां पर आती है वो देखिए। तो हसन की हसन की जो पत्नी थी अर्थात फरीद की जो मम्मी थी, इनका जो है इनका देहांत जो है जब से फरीद जो छोटा था तभी हो गया था, ठीक है। फरीद जब छोटा था तो हसन की पत्नी फरीद की मम्मी का देहांत जो है फरीद जो छोटा था तभी हो गया था। तो हसन ने क्या किया, इनकी सौतेली माँ ले आते हैं। हसन जो है फरीद की सौतेली माँ ले आते हैं। तो फरीद की जो है अपनी सौतेली माँ से अच्छी बनती नहीं थी, रोज परिवार में कलेश की स्थिति बनी रहती थी। तो जब फरीद जो है इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है तो एक दिन हसन जो है इन पर बहुत गुस्सा करते हैं फरीद पर। और फरीद जो है थोड़ा सा गर्म मिजाज आज का बच्चा होता है। फरीद जो है गर्म मिजाज का बच्चा होता है। तो फरीद क्या करता है, जब बहुत ज़्यादा सुनते सुनते छक जाता है, पूरी तरीके से उनका बातें सुनते सुनते पूरी तरीके से परेशान हो जाता है फरीद, तो ये अपना घर छोड़कर, जौनपुर छोड़कर बिहार चले जाते हैं। ये जो है हमारे भाई साहब फरीद जो है हमारे, ये घर छोड़कर बिहार आ जाते हैं। बिहार में कहाँ पर आ जाते हैं? तो बिहार का ही उस समय एक सूबेदार होता है, उसका नाम होता है बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी, ठीक। ये बहार खां लोहानी के यहाँ आकर नौकरी कर लेते हैं। जब फरीद जो है थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो अपना घर छोड़कर, जौनपुर छोड़कर बिहार आ जाता है और बहार खां लोहानी के यहाँ ये जो है हमारा नौकरी कर लेता है फरीद, ठीक है। इनके यहाँ नौकरी कर लेता है। बहार खां लोहानी जो है हमारे सूबेदार के पद पर होते हैं बिहार में, तो इनके यहाँ नौकरी कर लेता है। अब नौकरी के दौरान एक घटना फरीद के साथ घटती है। तो जब ये नौकरी कर रहे थे बहार खां लोहानी के यहाँ, तो इन्होंने एक बार शेर को मारा हुआ था। शेर मारा हुआ था, शायरी वाला शेर की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। शेर, लायन को मारा हुआ था। एक बार फरीद ने शेर को मारा था, ठीक। कोई घटना घटी होगी
तो उस दौरान जो है बहादुर बच्चा, बहादुर बड़ा हो गया था, थोड़ा सा बहादुर भी था, तो इन्होंने फरीद ने क्या किया, शेर को नौकरी करने के दौरान मारा हुआ था। तो जब बहार खान लोहानी ने एक घटना देखी तो इन्होंने बोला कि तुम्हारा नाम फरीद नहीं होना चाहिए, तुमने शेर को मारा है, इसलिए तुम्हारा नाम आज से शेर खां हो जाएगा। तो यहीं से इनका नाम जो है फरीद का शेर खां पड़ जाता है, शेर खां पड़ जाता है। और यही शेर खां नाम जब शेर खां चौसा के युद्ध में 1539 में हुमायूं को हराता है, यही शेर खां चौसा के युद्ध में 1539 में हुमायूं को हराता है, तब शेर खां जो है शेर शाह अपना नाम बदलकर कर लेता है, शाह की उपाधि धारण कर लेता है। तो आपको इसके नाम से संबंधित तीनों फैक्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आपको इसके नाम से संबंधित तीनों फैक्ट जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फरीद जो है सबसे पहले शेर शाह के बचपन का नाम देखिए फरीद होता है। इसका नाम शेर खां कब पड़ जाता है, जब ये शेर को मारते हैं, किस दौरान, जब ये बहार खान लोहानी के यहाँ नौकरी कर रहे होते हैं, उस दौरान इन्होंने एक शेर को मारा था, तो बहार खान लोहानी ने इनका नाम फरीद से बदलकर शेर खां रख दिया था, ठीक है। और यही शेर खां जब 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराता है तो अपना शाह की उपाधि धारण करता है, तो खां से शाह हो जाता है, तो शेर शाह नाम उसका हो जाता है। और 1540 में आकर यही शेर शाह सूरवंश की स्थापना कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद की देखिए कहानी सुनिए, इसके बाद क्या होता है। तो जब ये नौकरी इनके यहाँ कर रहे थे तो कुछ समय बीतता है, कुछ समय बाद जो है बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो बहार खान लोहानी की जो पत्नी होती है, विधवा जो पत्नी हो जाती है इनकी, तो विधवा पत्नी को यही शेर खां जो है सहारा देते हैं। ये बोलते हैं कि आप परेशान मत होइए, बहार खान लोहानी निपट गए, निपट जाने दीजिए, हम तो हैं ना। और जब ये इनकी विधवा से शेर खां जो है विवाह कर लेते हैं तो इसका फायदा इनको शेर खां को बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि बहार खान लोहानी की बिहार में अच्छी खासी प्रसिद्धि होती है। तो जब इनकी पत्नी से वो विवाह कर लेते हैं तो शेर खां को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि, बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अब वो अलग मुद्दा है कि क्या क्या उनको प्रसिद्धि मिली, फायदा मिला, उनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। जो आपको मेन बातें थी वो मैंने आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर बता दिया। अब शेर शाह के समय जो है हमारी क्या क्या प्रशासनिक चीज़ें हुई, क्या क्या आर्थिक मुद्दे रहे, वो सारी चीज़ें, और क्या क्या इनके समय पे स्थापत्य कार्य हुए, अब वो हम शेर शाह के समय डिटेल में पूरा देख लेते हैं। अब सबसे पहले जो है वर्षवार घटनाक्रम देख लेते हैं कि शेर शाह सूरी ने किस किस घटनाक्रम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें करी। तो सबसे पहले 1531 ईस्वी में ये क्या करते हैं भाई साहब, शेर शाह सूरी ये करते हैं, सबसे पहले महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, योग्य व्यक्ति था, तो ये हमारा चुनार पर अपना कब्जा कर लेते हैं, चुनार पर आक्रमण करते हैं शेर शाह सूरी और अपना कब्जा चुनार पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने 1531 में चुनार पर कब्जा किया। चुनार के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि चुनार को ही पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, चुनार को, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार। अब ये सारे फैक्ट आपको बीच बीच में जो बताता हूँ ये दिमाग में रखने हैं कि पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, चुनार को कहा जाता है, ठीक है। 1531 में शेर शाह सूरी के साथ ये घटना हुई। इसके बाद 1539 में मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ था, 1539 में क्या होता है, चौसा युद्ध होता है। किसके किसके बीच में होता है, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में चौसा युद्ध होता है, जिसमें शेर शाह सूरी की जीत हो जाती है। इसमें शेर शाह सूरी जो है हमारा, चौसा युद्ध किसके किसके बीच में होता है, शेर शाह वर्सेस हुमायूं के बीच में होता है चौसा युद्ध। ये आपको मैंने हुमायूं जब पढ़ाया हुआ है तो अच्छे से बताया हुआ है कि हुमायूं की हार होती है और शेर शाह इसमें जीत जाता है। और इसी युद्ध में जीतने के बाद शेर खां इस समय इसका नाम होता है, तो शेर खां अपना नाम बदलकर शेर शाह रख लेता है इसी युद्ध में जीतने के बाद, चौसा युद्ध। चौसा युद्ध के बाद घटना 1540 की घटना होती है। 1540 में कौन सा युद्ध होता है, कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध, जो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध, यहीं से सूरवंश की नींव पड़ती है, इसलिए ये जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हो जाता है, कन्नौज या फिर बिलग्राम, कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध 1540 में। ये युद्ध किसके बीच में होता है, तो अगेन शेर शाह और हुमायूं के बीच में होता है। इसमें हुमायूं बहुत बुरी तरह शेर शाह से हारता है और हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ जाता है और शेर शाह यहाँ पर 1540 में जीतने के बाद इसी युद्ध के बाद भारत में सूरवंश की स्थापना करता है 1540 में।
ठीक है। तो अब ये शेरशाह के बारे में सारी बेसिक बातें अब हमने बता दी। अब मेनली इस शेरशाह के बारे में अब आगे जो स्थापत्य कला से स्थापत्य से संबंधित चीज़ें और जो इनके प्रशासन से संबंधित चीज़ें कि इन्होंने क्या किया प्रशासन के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें देखते हैं। अब शेरशाह के बारे में उनके प्रशासनिक कार्यों से संबंधित सारी चीज़ें, आर्थिक कार्यों से संबंधित सारी चीज़ें देख लेते हैं कि शेरशाह ने क्या क्या चीज़ें अपने शासनकाल के दौरान करी। और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो शेरशाह के बारे में सबसे पहले देखिए प्रशासनिक से संबंधित एक मुद्दा बनता है कि शेरशाह ने प्रशासन के संदर्भ में क्या किया। प्रशासन, तो प्रशासनिक कार्यों में शेरशाह ने, देखिए सबसे पहले यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन पहले बना हुआ है कि शेरशाह ने जो अपने शासनकाल के दौरान प्रशासनिक कार्य किए हुए थे, तो उन कार्यों को करने के लिए उसने प्रेरणा जो उसको मिली हुई थी वो उसने कहाँ से ली हुई थी। उन कार्यों को करने के लिए उसको जो प्रेरणा मिली हुई थी वो उसने कहाँ से धारण की हुई थी, अर्थात मतलब किससे उसने प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए या फिर जो जो फैसले लिए वो किससे सीखे हुए थे कि हमको ये चीज़ें अपने शासनकाल के दौरान करनी चाहिए। इनके लिए शेरशाह सूरी के लिए प्रेरणा कौन बना, तो शेरशाह सूरी के लिए प्रेरणा सूत्र जो है अलाउद्दीन खिलजी बना। जैसे जैसे प्रशासनिक कार्य में जो सुधार जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान किए थे, उसी को धारण करते हुए, उसी के रास्ते को अपनाते हुए शेरशाह सूरी जी अपने शासनकाल के दौरान प्रशासनिक कार्यों में फैसले लेता है। तो इसका जो है हमारा प्रशासनिक कार्यों में शेरशाह सूरी का प्रेरणा सूत्र कौन बना, ये पेपर में क्वेश्चन पहले पूछा गया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि शेरशाह सूरी के लिए प्रेरणा सूत्र कौन बना। प्रेरणा सूत्र शेरशाह सूरी के लिए कौन बना, यह आपको पता होना चाहिए। किसे अपना शेरशाह सूरी ने प्रेरणा सूत्र माना, तो अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को इसने जो है अपना प्रेरणा सूत्र माना। अब शेरशाह सूरी किसके लिए प्रेरणा सूत्र बना, शेरशाह सूरी ने तो अपना प्रेरणा सूत्र माना अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। और ये शेरशाह जो सूरी जो है किसके लिए प्रेरणा सूत्र बना, तो अकबर के लिए ये प्रेरणा सूत्र बनता है। जब अकबर का शासनकाल आता है, जब अकबर शासक बनता है, तो अकबर ने अपना प्रेरणा सूत्र किसको माना हुआ था, शेरशाह सूरी को, ठीक है। प्रेरणा सूत्र, तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे गए हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो प्रेरणा सूत्र बना, ठीक है। किसके लिए प्रेरणा सूत्र बना शेरशाह सूरी, अकबर के लिए, अकबर के लिए। और प्रेरणा सूत्र माना शेरशाह सूरी ने, किसको प्रेरणा सूत्र माना, अलाउद्दीन खिलजी को। तो पेपर में पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि शेरशाह सूरी ने अपने प्रशासनिक कार्यों में किसको अपना प्रेरणा सूत्र माना था, अलाउद्दीन खिलजी को। यहां से इसने सारी चीजें अलाउद्दीन खिलजी से सीखी हुई थी। और शेरशाह सूरी को किसने अपना प्रेरणा सूत्र माना था, तो अकबर ने शेरशाह सूरी को अपना प्रेरणा सूत्र माना था। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन से पेपर में पहले क्वेश्चन बना हुआ है। अब इसके बाद इसमें क्या मुद्दा निकल के आता है, जब प्रेरणा सूत्र इसने मान लिया अलाउद्दीन खिलजी को, तो उससे संबंधित अब ये कार्य करेगा, क्योंकि इसने अलाउद्दीन खिलजी से कई सारी चीजें सीखी हुई है शेरशाह ने। तो क्या क्या कार्य किए, तो आर्थिक क्षेत्र में देखिए शेरशाह सूरी ने क्या क्या कार्य किए हुए थे। आर्थिक क्षेत्र में शेरशाह सूरी ने देखिए क्या क्या कार्य किए हुए थे, वो आपको मैं अब डिटेल में बताता हूँ। तो आपने जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है भूमि की माप करवाई हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है क्या करवाया था, भूमि की माप करवाई हुई थी। तो उसी पर आधारित शेरशाह सूरी ने भी भूमि की माप करवाई हुई थी, ठीक है, भूमि की माप करवाई हुई थी। आर्थिक क्षेत्र में शेरशाह सूरी ने ये एक अच्छा काम किया। इसका दूसरा काम क्या किया था शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल के दौरान, फसलें जो होती थी, फसलों की रेट लिस्ट, दर तालिका को फिक्स कर दिया था कि इस फसल का अब रेट यही होगा, इसके बाहर अब चीजें इससे ऊपर या इससे नीचे चीजें बेची नहीं जा सकती। जैसे अनाज, अगर अनाज बोल दिया उसने कि 2 रुपए किलो ही बिकेगा, तो अनाज का रेट जो है बिल्कुल फिक्स हो गया, ठीक है। तो फसलों की दर तालिका को फिक्स किया था, दर तालिका अर्थात रेट लिस्ट को इसने फिक्स कर दिया था शेरशाह सूरी ने। और जो ये दर तालिका को फिक्स किया था, इसको क्या बोलते थे, रय या फिर रे,
बोला जाता था। अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट निकल के आता है कि र या रे किसे, र या रे से आप क्या समझते हैं? पेपर में क्वेश्चन पूछा गया र या रे से आप क्या समझते हैं? तो फसलों की जो दर तालिका है उसको र या रे बोला जाता था, जो शेरशाह सूरी ने फिक्स कर दी थी। ठीक है, अब अगला चीज शेरशाह सूरी ने और क्या क्या किया? तो शेरशाह सूरी के समय जो हमारा भूमि को नापने का पैमाना था वो किस पर आधारित था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था पर भूमि की नाप का पैमाना इनका जो है आधारित था। रैयतवाड़ी व्यवस्था पर इनका भूमि माप का पैमाना आधारित था। और क्या शेरशाह सूरी ने किया? तो इनके समय जो लगान वसूली जाती थी, शेरशाह सूरी के समय लगान वसूली जाती थी, तो भूमि में जो उपज होती थी कितना उसका हिस्से का कितना इन्होंने लगान वसूला हुआ था? तो 1/3 भाग इन्होंने लगान जो है वसूला हुआ था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, 1/3 भाग शेरशाह सूरी ने लगान को वसूला हुआ था। और क्या क्या आर्थिक क्षेत्र में शेरशाह सूरी ने किया? तो एक मुद्दा और यहाँ पर निकल के आता है इंपॉर्टेंट, इस शेरशाह सूरी के समय और क्या क्या हुआ? आपने सुन रखा होगा, पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था भी शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान ही देखने को मिलती है। पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था। अब ये क्या थी? पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था, ये क्या थी शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान नई चीज? तो पट्टा क्या होता था? पट्टा जो है हमारा एक लिखित दस्तावेज होता था, जिसमें क्या लिखा होता था? इसमें किसान का नाम लिखा होता था, किसान जिस क्षेत्र से संबंधित है उस क्षेत्र के बारे में लिखा होता था, कितना जो है हमारा उस क्षेत्र में किसान जो है उसको शेरशाह सूरी को जो है हमारा भू राजस्व देगा, वो सारी चीजें पट्टा में लिखी होती थी। पट्टा एक दस्तावेज होता था। और कबूलियत का मतलब कि उस पट्टे में ही, उस दस्तावेज में, कि जो किसान है, किसान जो अपने स्वीकृति दे रहा है कि हाँ हम इतना भू राजस्व आपको देंगे इस भूमि से। ठीक है, तो उसकी कबूलियत अर्थात उसकी स्वीकृति लिखी होती थी उस दस्तावेज में। तो ये पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था किसके शासनकाल के दौरान देखने को मिलती है? शेरशाह के शासनकाल के दौरान पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल के आता है शेरशाह सूरी से कि शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान क्या क्या स्थापत्य कार्य हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें यहाँ से पेपर में आती हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है शेरशाह सूरी टॉपिक, अच्छे से समझिएगा इसको। लोग इसके बारे में अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और याद नहीं रख पाते हैं, और क्वेश्चन जो है आजकल इन्हीं चीज़ों से आता है जिन पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहला कार्य जो है शेरशाह सूरी के समय आपको याद रखना है कि शेरशाह सूरी के समय शासनकाल के दौरान और क्या क्या हुआ था। तो इसने जो है शेरशाह सूरी ने पटना शहर को बसाया हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पटना शहर को किसने बसाया था? पटना शहर बसाया किसने? शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन आएगा पटना शहर को किसने बसाया था? तो पटना शहर को शेरशाह सूरी ने बसाया हुआ था। फिर इसके बाद और क्या क्या इसने अच्छे काम किए शेरशाह सूरी ने? तो रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया हुआ था? रोहतासगढ़ का किला इसके शासनकाल के दौरान बना हुआ था। रोहतासगढ़ का किला किसके शासनकाल के दौरान बना हुआ था? शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रोहतासगढ़ है ये बिहार वाला रोहतासगढ़ नहीं है, क्योंकि बिहार में भी एक रोहतास जिला पड़ता है। तो ये बिहार वाला रोहतासगढ़ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये जगह कहाँ पर पड़ती थी जो रोहतासगढ़ का किला? पश्चिमोत्तर भारत में। ये पश्चिमोत्तर भारत में रोहतासगढ़ के किले की बात की जा रही है। पश्चिमोत्तर भारत का ये रोहतासगढ़ का किला है। अब ये किला शेरशाह सूरी ने क्यों बनवाया था? क्योंकि एरिया अगर इसका देखा जाए मेनली जो तो पाकिस्तान वाला क्षेत्र, पश्चिमोत्तर भारत में रोहतासगढ़ का किला। अब ये किला क्यों बनवाया था आप ये समझिए। क्योंकि हुमायूं जो है भारत छोड़कर ईरान की तरफ निर्वासित कर गया था, वहां शरण लिया हुआ था। तो हुमायूं जो है भारत जो है जिन रास्तों से आ सकता था वो यही रास्ते थे, पश्चिमोत्तर भारत के हिस्से से ही हुमायूं भारत में प्रवेश करेगा। तो इस हुमायूं पर निगरानी रखने के लिए कि हुमायूं जो है भारत पर अगेन आ ना जाए, हम पर अटैक ना कर दे, तो उसी हुमायूं पर
निगरानी रखने के लिए ये रोहतासगढ़ का किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और क्या क्या शेरशाह सूरी ने इंपॉर्टेंट स्थापत्य कार्य इसके समय पर हुए शेरशाह सूरी के समय? तो शेरशाह सूरी के समय और स्थापत्य कार्यों में क्या क्या हुआ? आपने सबने सुन रखा होगा जीटी रोड, अच्छे से आपको पता होगा कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई हुई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई हुई थी। कहाँ से कहाँ तक? पेशावर से लेके बंगाल के सोनारपुरा तक। पेशावर से बंगाल के सोनारपुरा तक, बंगाल के सोनारपुरा तक जीटी रोड किसने बनवाई हुई थी? अच्छे से आप लोग वाकिफ होंगे, अच्छे से आपको ये फैक्ट तो जरूर पता होगा, उम्मीद करता हूँ। तो शेरशाह सूरी ने ही बनवाई हुई थी। अब शेरशाह सूरी के समय और क्या क्या स्थापत्य कार्य हुए? तो अब यहाँ पर इसके कुछ आर्थिक मुद्दे में एक मुद्दा इंपॉर्टेंट छूट गया था, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्या मुद्दा छूट गया था। शेरशाह सूरी ने कुछ इंपॉर्टेंट सिक्के भी चलाए हुए थे। ध्यान में आ गया, फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लीजिए कि शेरशाह सूरी ने कुछ इंपॉर्टेंट सिक्के भी चलाए हुए थे। कौन कौन से सिक्के चलाए हुए थे? तो स्वर्ण की मुद्रा चलाई हुई थी शेरशाह सूरी ने। क्या नाम था स्वर्ण की मुद्रा का? स्वर्ण की मुद्रा का नाम था अशरफी। तो अशरफी नामक सिक्का जो है हमारा किसने चलाया हुआ था? शेरशाह सूरी ने। अशरफी को किसने चलाया हुआ था? शेरशाह सूरी ने। किसकी बनी होती थी? स्वर्ण की बनी होती थी। चांदी की कौन सी मुद्रा बनी होती थी शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान? चांदी की भी मुद्रा इसने चलाई। जब स्वर्ण की चलाई तो चांदी की भी चलाई होगी, ठीक है। तो चांदी की कौन सी मुद्रा चलाई हुई थी? तो चांदी की मुद्रा का नाम है रुपया। रुपया चलाया हुआ था इसने, चांदी की मुद्रा, चांदी के सिक्के के रूप में रुपया। तो रुपया किसने चलाया हुआ था? शेरशाह सूरी ने चलाया हुआ था। किसका बना होता था? बेसिकली चांदी का बना होता था। इसके बाद तांबे का शेरशाह सूरी ने तांबे का कौन सा सिक्का चलाया हुआ था? तांबा धातु का कौन सा सिक्का चलाया हुआ था? क्या नाम था उसका? तो तांबा धातु का जो शेरशाह सूरी ने सिक्का चलाया हुआ था उसका नाम था दाम। आम के आम, गुठलियों के दाम, ठीक है। तो आपको ये तीन सिक्के के बारे में अच्छे से ध्यान देना है कि अशरफी किसने चलाया हुआ था? शेरशाह सूरी ने। किसकी बनी होती थी? स्वर्ण की बनी होती थी, ठीक है। ये तीन सिक्कों के बारे में, तीन मुद्राओं के बारे में अच्छे से आपको ध्यान देना है कि अशरफी स्वर्ण की बनी होती थी, रुपया चांदी का बना होता था, दाम जो है तांबे का बना होता था। और ये तीनों सिक्के जो है हमारे किसने चलाए थे? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। अब स्थापत्य कार्यों की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसने और स्थापत्य कार्यों में क्या क्या अच्छे काम किए? तो शेरशाह सूरी के समय बहुत सारे सरायों का निर्माण किया गया था, बहुत सारे सराय निर्माण किए गए थे, ठीक है। और अब यहीं से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि जो साम्राज्य की धमनी थी, शेरशाह सूरी के साम्राज्य की धमनी किसको कहा जाता था? तो जो शेरशाह सूरी के समय जो हमारी सराय निर्माण हुआ था, तो जो सराय होती थी उनको शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान सरायों को साम्राज्य की धमनी कहा जाता था। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ध्यान देना है। तो शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान क्या क्या और निर्माण हुआ? सराय बहुत सारे, इसके शासनकाल के दौरान सरायों का बहुत सारे निर्माण हुआ। जैसे आपने सुन रखा होगा मुगल सराय, ठीक है। तो इसके शासनकाल के दौरान बहुत सारी सरायों का निर्माण हुआ। सराय में क्या आपको ये याद रखने वाली चीज है कि सरायों को क्या बोला जाता था इसके शासनकाल के दौरान? सरायों को, तो इसको साम्राज्य की धमनी बोला जाता था। साम्राज्य की धमनी, ठीक है। तो साम्राज्य की धमनी शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान किसको बोला जाता था? तो सराय को साम्राज्य की धमनी बोला जाता था। और क्या क्या शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान स्थापत्य कार्य हुए? तो इसके शासनकाल के दौरान डाक चौकियों का, दरोगा ये डाक चौकी का बहुत ज्यादा इसके शासनकाल के दौरान निर्माण हुआ। अब डाक चौकी का इसके शासनकाल के दौरान निर्माण क्यों हुआ वो भी समझ लीजिए। तो जैसे इसके शासनकाल के दौरान सूचनाओं का आदान प्रदान डाक चौकियों के माध्यम से बहुत ही आसान हो गया था। अब जैसे इसके गुप्तचर लगे हुए हैं शेरशाह सूरी के समय, अब कोई जगह है, कोई क्षेत्र बहुत दूर है, अब वहां पे कोई घटना घटी तो वहां से सूचना आने में शेरशाह सूरी तक बहुत समय लग जाता था, ठीक है। तो इसीलिए शेरशाह सूरी ने लगभग
3-3, 4-4 किलोमीटर के रेंज में डाक चौकियों का कई सारे निर्माण करवाया हुआ था और उनमें गुप्तचर लगे हुए थे इनके। तो कोई अगर घटना घटी या कोई सूचना पहुंचाना है शेरशाह सूरी तक, या शेरशाह सूरी को क्षेत्र में कोई सूचना पहुंचाना है वहां के सूबेदार या वहां के जो प्रांतपति हैं वहां तक, तो उसके लिए डाक चौकियां थी कि एक जगह से जो उनका सूबेदार है या फिर कोई जो उनका प्रशासन का व्यक्ति है वो डाक लेके गया, सूचना लेके गया, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर जो अगली चौकी है वहां पर जाके दे के आया और वो अगली चौकी आगे दे के, इससे जो सूचनाओं का आदान प्रदान जो है बहुत ही आसान पूर्वक हो गया था। तो शेरशाह सूरी के समय बहुत सारे सरायों का निर्माण किया गया था जिसको साम्राज्य की धमनी बोला जाता था, और बहुत सारी डाक चौकियों का भी निर्माण शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान ही किया गया था। और क्या क्या स्थापत्य कार्य शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान हुए थे, तो आपको मकबरे से रिलेटेड मैंने हर जगह क्वेश्चन बताया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये अच्छे से पता होगा, या जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा था शुद्ध संगमरमर का बना हुआ इसका मकबरा था। पहली बात, कहाँ पर इसका मकबरा था, तो सासाराम में बना हुआ इसका मकबरा था। सासाराम में इसका बना हुआ मकबरा था शेरशाह सूरी का। अब ये सासाराम जगह कहाँ पर है, सासाराम जगह जो है हमारी बिहार में जगह पड़ती है। अब सासाराम आप ध्यान देना आपको चाहिए यहाँ पर कि सासाराम कोई जिला नहीं है, जिला था बिहार का रोहतास जिला। तो बिहार के रोहतास जिले में एक जगह थी सासाराम, वहीं पर शुद्ध संगमरमर से बना हुआ किसका मकबरा था, शेरशाह सूरी का। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है हमारा कहाँ पर था, कहाँ पर बनाया गया था, सासाराम, सासाराम में बनाया गया था। सासाराम कहाँ पर है, तो रोहतास जिला, सासाराम जगह रोहतास जिले में सासाराम जगह है, रोहतास जिला में। रोहतास जिला कहाँ पर है, बिहार में। बिहार के रोहतास जिले में शेरशाह सूरी का मकबरा बनाया गया था। और मकबरा से संबंधित क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि हर शासक से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका मकबरे में एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि इसका मकबरा झील के बीचों बीच बना हुआ है। सासाराम में एक झील है, तो झील के बीचों बीच जो है हमारा शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। ठीक है, तो इसके मकबरे से रिलेटेड एक बात और यहाँ पर लिख लेंगे, संगमरमर का बना हुआ, शुद्ध संगमरमर, कितना अच्छा नाम है देखिए, मर, शुद्ध संगमरमर का बना हुआ। ठीक है, तो ये मकबरा से संबंधित क्वेश्चन जो है शेरशाह सूरी से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक स्थापत्य कार्यों में एक मुद्दा और इससे इम्पोर्टेंट रह जाता है कि और शेरशाह सूरी के समय कहाँ पर क्या चीज़ हुई थी। तो इसके शासनकाल के दौरान देखिए एक चीज़ और, आप दिल्ली में इसने एक किला बनवाया हुआ था, पुराना किला। पुराना किला किसने बनवाया हुआ था, दिल्ली में। कौन सा किला शेरशाह सूरी ने बनवाया हुआ था, पुराना किला। ठीक, पुराना किला किसने बनवाया हुआ था, शेरशाह सूरी ने। और पुराने किले में ही इसने एक मस्जिद बनवाई हुई थी। शेरशाह सूरी ने पुराने किले में ही एक मस्जिद बनवाई हुई थी। उस मस्जिद का नाम था किला एक कुहना मस्जिद, किला एक कुहना मस्जिद। उस मस्जिद का नाम था, आप लिख लीजिए अच्छे से, किला ए कुहना मस्जिद। तो किला ए कुहना मस्जिद किसने बनवाई हुई थी, तो सीधे से आपको पता होना चाहिए शेरशाह सूरी ने। कहाँ पर बनवाई थी इसने मस्जिद, पुराने किले में बनवाई हुई थी। पुराना किला कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो आप देखिए शेरशाह सूरी से संबंधित कितने सारे स्थापत्यकार हुए, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे स्थापत्यकार। अब आपने शेरशाह सूरी के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से पूरी डिटेल में समझ ली। अब यहाँ पर शेरशाह सूरी को हम अच्छे से हमने कंप्लीट किया। अब यहाँ पर शेरशाह सूरी की अंतिम रूप से अब मृत्यु करा देते हैं कि शेरशाह सूरी की जो है मृत्यु कब हुई थी। तो अब अंतिम मुद्दा देख लेते हैं कि शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है, मैंने आपको बताया अच्छे से कि इसकी मृत्यु जो है हमारी 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। कैसे हुई थी, कालिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी।
तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कालिंजर को तो है हुमायूं ने पहले ही जीत लिया हुआ था, लेकिन हुमायूं के जीतने के बाद कालिंजर जो है एक बार फिर से स्वतंत्र हो गया था। तो कालिंजर पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए कि बहुत ही महत्वाकांक्षी था शेरशाह सूरी, लगातार युद्ध जीतता चला जा रहा था हुमायूं को हराने के बाद, तो उसका उत्साह लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था। तो 1545 ईस्वी में कालिंजर का अभियान करते हैं। कालिंजर कहां पर जगह? बांदा में। अच्छे से आपने समझ रखा होगा, बांदा अच्छे से आप जानते होंगे, बुंदेलखंड का एरिया, बुंदेलखंड का एरिया बांदा में कालिंजर का इन्होंने अभियान किया हुआ था। और कालिंजर अभियान के दौरान ही क्या होता है, एक गोला आकर फटता है शेरशाह सूरी के पास में आकर, शेरशाह सूरी के पास में आकर गोला आकर फटता है और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति की मर रहे हैं, अंतिम समय अंतिम सांसें गिन रहे हैं, उसके बावजूद भी इनका एक दूत इनके पास भाग कर आता है जब गोला इनके पास फटता है और बोलता है सुल्तान। इनकी एक उपाधि भी थी, एक मुद्दा देखिए याद आ गया यहाँ से मुझे कि इस उपाधि से संबंधित मुद्दा रह जा रहा था, वो आपको मैं बता दूंगा अभी यहाँ पर कि इनकी एक उपाधि थी, आप ध्यान दे लीजिए, हजरत ए आला। तो इनका एक दूत आकर इनसे शेरशाह सूरी से बोलता है कि हजरत ए आला, कालिंजर को हम लोग हजरत ए आला जीत चुके हैं। और जब शेरशाह सूरी को ये बात सुनाई देती है, उनके कानों में ये बात जाती है उनके दूत की, गोला फटने के बावजूद भी एक गहरी सांस लेते हैं और इनके जो है प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है हमारी 1545 ईस्वी में होती है। तो आपने देखा शेरशाह सूरी का जो शासनकाल का दौरान सूरवंश में केवल 5 वर्षों में इन्होंने इतने सारे देखिए कार्य किए हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे शेरशाह सूरी संबंधित एक मुद्दा रह जा रहा था, वो याद आ गया मुझे अच्छे से, मैं आपको अब यहाँ पे बता देता हूँ। इनकी उपाधि से संबंधित इनकी 2 मुख्य उपाधियाँ भी थीं। ठीक है, शेरशाह सूरी की जो है हमारी 2 मुख्य उपाधियां भी थीं। कौन कौन सी? एक उपाधि थी इनको हजरत ए आला। हजरत ए आला किसकी उपाधि थी? शेरशाह सूरी की। ये उपाधि शेरशाह सूरी ने कब ली हुई थी? जब बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराया हुआ था शेरशाह सूरी ने, तब शेरशाह ने हजरत ए आला की उपाधि ली हुई थी। और एक और उपाधि है शेरशाह सूरी की, सुल्तान उल अदल। थोड़ा नाम उपाधियां कठिन है, लेकिन जुबान चलाइए, याद हो जाएंगी। देखिए चीज़ों को, हिस्ट्री को याद करना, देखिए मैं तो समझता हूँ हिस्ट्री को याद करना सबसे ज़्यादा आसान है, लेकिन याद करने का देखिए एक तरीका होता है, हर चीज़ का प्रोसेस होता है। अभी आप किताबें लेके नोट्स खोल के डायरेक्टली बैठ जाएंगे तो चीज़ें याद नहीं होंगी और समझ नहीं आएंगी और एक ही बार में भूल जाएंगे। लेकिन जब इस तरीके से पूरा सिस्टमेटिक वीडियो देख लेंगे ना, तो फिर नोट्स खोलेंगे तो आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी पूरी, और फिर दोबारा भूलेंगे नहीं और पूरा अपना नोट्स एक ही बार में समझ में आएगा। तो सुल्तान उल अदल की उपाधि किसकी थी? शेरशाह सूरी की। तो आपने ये चीज देखा कि शेरशाह सूरी की देखिए 2 उपाधि आपको ध्यान देनी है कि हजरत ए आला किसकी उपाधि थी? शेरशाह सूरी की। सुल्तान उल अदल किसको कहा जाता था? शेरशाह सूरी को। तो ये शेरशाह सूरी से संबंधित सारे मुद्दे हमने आपको बता दिए। अब यहाँ से हमारा शेरशाह सूरी पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद मैंने बताया अगला शासक शेरशाह सूरी के बाद इस्लाम शाह आएगा, फिर फिरोज शाह आएगा, फिर आदिल शाह आएगा और अंतिम शासक सिकंदर शाह आएगा। उनसे क्वेश्चन बनते नहीं है, शेरशाह सूरी से आपका मेनली पेपर में क्वेश्चन बनता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। सिकंदर शाह का ही युद्ध जो है हमारा हुमायूं से, जब हुमायूं कम बैक करता है 1555 में, तो पहला मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, मिड 1555 की बात होती है। इसके बाद सर हिंद का युद्ध होता है और सर हिंद के युद्ध के बाद ही सिकंदर शाह सूर को हुमायूं हराता है और इसके बाद अगेन जो है हमारा मुगल वंश की स्थापना करता है हुमायूं और सूरवंश का अंत होता है 1555 में। तो देखिए आपने सूरवंश को कितने अच्छे से हमने सूरवंश को खत्म कर लिया। ठीक है, अब अगली क्लास में अकबर के बारे में, जो अगला शासक निकल के आएगा अकबर, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे, जो कि मुगल वंश की तीसरी बार स्थापना करेगा हेमू विक्रमादित्य को हराने के बाद पानीपत के द्वितीय युद्ध में। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग अकबर को लेकर आएंगे और बहुत ही डिटेल में, क्योंकि अकबर देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको हम लोग पूरा डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझेंगे।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, और अपनी कमेंट से प्रतिक्रिया जरूर दें इस वीडियो में कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई। इसलिए कमेंट करना देखिए बहुत ही जरूरी है, मैं बता दूं, क्योंकि आपको प्रतिक्रिया देखिए देना बहुत ही जरूरी। शांत मत रहिए, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इसलिए कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, कि हमको भी पता चले कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। इससे हमें और फिर पढ़ाने का आपको अच्छे से मन करता है कि जितना बेस्ट हो सकता है मैं उतना चीज़ें आपके सामने लेकर आऊं। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग अकबर को पढ़ेंगे। इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए और बिल्कुल परेशान मत होइएगा। सिलेक्शन देखिए बिल्कुल पक्का है, बस पढ़ते रहिए पेशेंस के साथ। जो जो करता है, जिसको जो करना है वो करने दीजिए, केवल अपने लक्ष्य पे 3 से 4 महीने फोकस कर लीजिए। देखिएगा प्री आप कितने निश्चिंत होकर दे के आएंगे प्री का पेपर, और उसी दिन आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा कि मेरा पेपर तो निकलना ही निकलना है, क्योंकि कट ऑफ से आप 10 से 15 नंबर ऊपर ही होंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।